हैंड्स अप। वीडियो शुरू होने के पहले ही धमकी दे रहा हूँ कि ये वीडियो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करने में 10,000% हेल्प करेगा। ना केवल ट्रांसफॉर्मेशन करने में, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सस्टेनेबल बना देगा कि तुम वापस कभी उस सिचुएशन में जाओगे ही नहीं जिस वजह से तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोची है। तुम कभी मोटे नहीं होने वाले वापस। तुम्हारी पर्सनैलिटी 10,000 गुना इम्प्रूव होके बाहर आएगी। जैसे एक पोकेमॉन इवॉल्व होके या विकसित होके बेहतर और ताकतवर बनता है, वैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी बेहतर और स्ट्रॉन्गर बन के बाहर आएगी। तुम्हारा रिलेशनशिप अपने खाने के साथ, अपनी बॉडी के साथ इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा सोचने की एक सही डिसीजन लेने के पहले। इसके साथ ही इतना आसान होने वाला है कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कोई तुम फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या कोई चैलेंजिंग चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा, तुम्हारे रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। जिस तरीके से ब्रश करना तुम्हारे डेली रूटीन का हिस्सा है। आई होप तुम अपने दांत ब्रश करते हो। और ये सब करेंगे हम लॉ ऑफ एवरेजेस का यूज़ करके, जिसके बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया था। पर ये ईजी कैसे होगा और लॉ ऑफ एवरेजेस कहाँ पे आएगा इसमें? इसे ईजी बनाने के लिए हम इसे फिजिकली डिफ़िकल्ट टास्क से मेंटली डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ लेके जाने वाले हैं, ना कि मेंटली डिफ़िकल्ट से फिजिकली डिफ़िकल्ट की तरफ। जैसा कि बहुत लोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, कोई भी रैंडम डाइट और वर्कआउट उठाते हैं, खाना सोना पीना वर्कआउट सब एक साथ शुरू कर देते हैं, और जिस दिन वो चीज़ छूटी, जो कि पहले ही हफ्ते में 5वें दिन पे हो जाता है, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी गिव अप कर देते हैं। अब इसमें लॉ ऑफ एवरेजेस कैसे आएगा? तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। पहला है तुम्हारा जेनेटिक्स, जिसको हम 10 पॉइंट दे देते हैं 100 में से, क्योंकि जेनेटिक्स पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। पर हमारे जितने भी एक्शंस होंगे वो जेनेटिक्स को इम्पैक्ट करेंगे, जिस वजह से जेनेटिक्स जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करे उतना बेहतर। अब आते हैं बाकी के 3 एलिमेंट पर। पहला है मूवमेंट, यानी कि तुम्हारा वर्कआउट और तुम्हारे दिन भर के एक्टिविटी लेवल्स। दूसरा है तुम्हारे ईटिंग पैटर्न्स या तुम्हारा खाना। तीसरा है रेस्ट। रेस्ट के अंदर सिर्फ सोना नहीं आता है, रेस्ट में खाने के बीच में कितना गैप है, तुम्हारे पेट को कितना रेस्ट मिल रहा है खाना पचाने के प्रोसेस से, तुम्हारे दिमाग को कितना रेस्ट मिल रहा है। स्क्रॉल करने को रेस्ट करना नहीं कहा जाता है, रिफ्रेशिंग नहीं कहा जाता है। वहाँ पे तुम अपने दिमाग को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हो, उल्टा ज़्यादा काम करवा रहे हो उससे डोपामिन रिलीज़ करवाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए 2 सेकंड के लिए। तो हमें इन तीनों चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 से 6 महीने का होने वाला है, और तुम इसे 6 से ज़्यादा महीने के लिए भी कर सकते हो, कम महीने के लिए भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन कम या ज़्यादा कैसे करना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहला चैलेंज क्या है। ओके, इसके पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि हम क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं वीकली बेसिस पे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी हैबिट्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो हर वीक एक के ऊपर एक ऐड होती जाएगी। 1 2 3 4 ऐड होती जाएगी। हमें कोई भी हैबिट को एलिमिनेट नहीं करना है कि सेकेंड वीक चालू हुआ तो फर्स्ट वीक की हैबिट को हटा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। 1 फिजिकली डिफिकल्ट होगा, मेंटली बहुत ईजी होगा। 2 में फिजिकल और मेंटल थोड़ा सा साथ में आ जाएगा। थर्ड फेज़ हो सकता है मेंटली थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन एक्साइटिंग ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें चेंजेस दिखना चालू हो चुके होंगे। कूल। तो अब आ जाते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे, जो कि है वीकली चेंजेस तुम्हें जो करने हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला डिपार्टमेंट जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट, जो कि सीधे 4 हफ्तों का ही पहला स्टेप है। फिजिकली डिफिकल्ट है, मेंटली इतना ऑक्यूपाइंग है नहीं, बट इसके साथ ही साथ दूसरे जो 2 डिपार्टमेंट है, फूड और रेस्ट, इनमें भी कुछ कुछ चेंजेस है। अब तुम चाहो तो इन दोनों के जो चेंजेस है इन्हें 1 महीना आगे पुश कर सकते हो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 महीना एक्स्ट्रा खिंच जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ईजी बन जाएगा, क्योंकि मेंटली डिफिकल्ट नहीं है ये। लेकिन मैं ये सारे स्टेप्स को साथ में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। अब पहला स्टेप जो है फिजिकल एक्टिविटी के डिपार्टमेंट में, वो है 30 मिनट्स की डेली एक्टिविटी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि 30 मिनट की एक्टिविटी, 30 मिनट का रेस्ट तुम्हें मिलेगा। जिसके साथ साथ अब ये एक्टिविटी जो है ये एक्सरसाइजेस होने वाली है। तुम चाहो तो स्किपिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, बर्पीज करो, सूर्य नमस्कार करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो। ये सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। तुम कोई और एक्टिविटी जैसे वॉकिंग अगर करना चाहो तो वो अलाउड नहीं है। दूसरी एक्टिविटी जो सूर्य नमस्कार के लेवल पे हो या उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो, तुम वो कर सकते हो। लेकिन तुम्हें कोई भी एक एक्टिविटी पिक करनी है और महीने भर रोज़ वही एक्टिविटी करनी है, कोई रेस्ट डे नहीं मिलेगा पहले 30 दिन तक। एग्जैक्टली ये फिजिकली डिफिकल्ट है, मेंटली इतना ज़्यादा नहीं है, सिवाय रेस्ट डेज मैनेज करने के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। किसी की शादी, बर्थडे, कुछ भी आ सकता है, बट तुम्हें ये करना ही करना है। कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, तुम कभी भी कर सकते हो 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में एक बार तुमने कर लिया, सब सही है। सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, बीच में
दिन में बीच में कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं जो अनमैचेबल होंगे। तुम्हें एक तरीके से आदत बन जाएगी रोज़ वर्कआउट करने की, रोज़ शो अप करने की, तुम्हारा मन करने लगेगा, तुम्हें फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे बाकी के आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो भी तुम आसानी से कर लोगे, क्योंकि वो चैलेंजेस ईजी होंगे। फिजिकली इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेंटली डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि फिजिकली जो है तुम्हें 30 दिनों के बाद हर चौथे दिन एक रेस्ट डे मिलेगा। चिल करो, जो करना है तुम कर सकते हो उसमें, लेकिन बाकी आदतें उसमें फॉलो करना मुश्किल होने वाला है। फिजिकली तुम जा सकते हो बर्थडेज में, शादियों में, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, वीक 5 में आ जाते हैं, या फेज 2 के फर्स्ट 2 वीक में जो चेंजेस तुम्हें करने हैं इसी डिपार्टमेंट में, वो है तुम्हें अपनी एक्टिविटी को एक वर्कआउट में कन्वर्ट करना है। जो 30 मिनट की एक्टिविटी से 40-45 मिनट का वर्कआउट हो जाएगा। करना अगेन 60 मिनट्स के अंदर, या 60 मिनट्स के ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुमको। वर्कआउट कैसे करना है, क्या करना है, क्या बनाना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ जंप रोप वर्कआउट्स। तो तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जंप रोप वर्कआउट्स के, तुम वो देख सकते हो। इसके आगे अगर हम आए तो वीक 7 और 8 जो है उनमें तुम्हें ऐड करनी है थोड़ी बहुत एक्टिविटी। यानी कि अभी तक तुम सिर्फ 1 घंटा डेडिकेट कर रहे थे, अब थ्रू आउट द डे तुम जितना एक्टिव हो सकते हो तुम्हें होने की कोशिश करनी है। उसके रीजंस क्या है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे। जैसे 50 फ्लोर पे तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हें 50 के 50 फ्लोर नहीं चढ़ना है, तुम्हें 2 फ्लोर चढ़ने के बाद लिफ्ट लेनी है। तो 2 फ्लोर की एक्टिविटी, 2 फ्लोर की वॉकिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। तुम्हें जो सबसे क्लोजेस्ट वाटर कूलर है उससे पानी नहीं भरना, तुम थोड़ा दूर चले जाओ। ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस तुम करके एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने की कोशिश करोगे थ्रू आउट द डे। बस स्टॉप पे बस लेने की बजाय एक स्टॉप आगे जाके बस ले लो, थोड़ा सा चल लो। ये सारे कुछ चेंजेस है जो तुम कर सकते। ये हो गया वीक 7 और 8। अब थर्ड फेज में हम आते हैं जो कि है वीक 9 और 10। यहाँ पे जैसे तुम्हारा एक डेडिकेटेड वर्कआउट है और तुम थोड़े से एक्टिव हो गए हो, अगली चीज़ जो तुम्हें ऐड करनी है वो है एक डेडिकेटेड वॉक। 30 मिनट्स की फुल स्पीड या स्लो स्पीड तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हें वॉक्स ऐड करनी है। ट्रेडमिल पे नहीं करना है, ये चाहो तो कर सकते हो। इफेक्ट बॉडी पे तो सिमिलर ही दिखेगा, बॉडी को क्या पता चलेगा, बट मेंटल इफेक्ट्स तुम्हें ज़्यादा अच्छे मिलेंगे अगर तुम बाहर वॉक करो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है एक जनरल वॉक पे जाने के, ट्रेडमिल पे नहीं, बाहर अपने एनवायरनमेंट से तुम मिलोगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, नई चीज़ें नोटिस और ऑब्जर्व करोगे। फ़ोन जेब में रख के जाना प्लीज़, ऑर्डर है ये, रूल है ये। खैर, यहीं पे एक्टिविटी वाले डिपार्टमेंट के सारे चेंजेस हो जाते हैं ख़त्म। अब तुम्हें इनको आगे कंटिन्यू ही करना है। वर्कआउट्स के मामले में वर्कआउट जो है तुम्हें डिफिकल्ट करते रहने होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर वीक थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ानी होगी, नए नए चेंजेस कर लोगे, उस पर वीडियो तो मैं बना ही दूंगा। ओके, अब मूवमेंट वाला जो डिपार्टमेंट था उसमें तो 30 पॉइंट्स हो गए, हमारे टोटल 40 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में जो कि है रेस्ट। रेस्ट में जो पहला चेंज है वो तुम्हें करना है 3rd वीक में, और वो है सोने की कोशिश। यानी कि तुम्हें मिनिमम 6 घंटे सोना ही है। ज़्यादा सो सकते हो 7-8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे की नींद होनी ही होनी चाहिए। और यहीं पे फेज़ 1 के चेंजेस हो गए ख़त्म। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेजर बेनिफिट्स तुम्हारी बॉडी की रिकवरी पे दिखेंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर करेगी। लेकिन फेज़ 2 में जो चेंज हमें करना है सोने के, जो चेंज हमें करना है रिकवरी को लेके, वो है सोने के 2 घंटे पहले तुम्हें अपना फ़ोन रखना है और 2 घंटे पहले ही अपनी लास्ट मील ले लेनी है। ये करोगे तुम वीक 5 में। 3 और 4 में तुमने सोने की कोशिश करी 6 घंटे, वीक 4 और 5 में तुम्हें इसी के साथ ही साथ तुम्हें इसी चेंज के साथ ऐड करनी है नई हैबिट। यानी कि सोने के 2 घंटे पहले तुम्हारी आखिरी मील हो जाएगी। तुम कुछ नहीं खा सकते, फिर पानी पी सकते हो, बस सिर्फ पानी अलाउड है, और फ़ोन भी रख देना है। अब ये हो गया वीक 5। वीक 6 में जो तुम चेंज करने वाले हो वो है सुबह उठने के 1 से 2 घंटे बाद तक तुम कुछ नहीं खा सकते, और 1 घंटे तक तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है। ये चीज़ तुम्हें मेंटली रिकवर करने में हेल्प करेगी, लेकिन 1-2 घंटे बाद तक तुम्हें खाना नहीं खाना तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे गट रीसेट करने में, तुम्हारे पेट की रिकवरी वगैरह में, एंड फैट बर्निंग में भी हेल्प करेगा अगर तुम फास्टेड कार्डियो करते हो तो। एक तरह से फास्टिंग वाले जोन में हम जा चुके हैं, बट नॉट एग्जैक्टली फास्टिंग। खैर, आगे चलते हैं। वीक 5 और 6 हमारा हो चुका है, जहाँ पे हमने सोने के 2 घंटे पहले लास्ट मील रखी थी और उठने के 2 घंटे बाद फर्स्ट मील रखी है। अब जो अगला चेंज वीक 7 और 8 में करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी हमारी मील की। तो हम जितनी भी मील खा रहे हो हमें 3 से 4 मील की फ्रीक्वेंसी पे आ जाना है। अगर हम 3 मील खाते हैं तो हमें 4 घंटे का गैप रखना होगा हर मील के बीच में, जिसमें अगेन सिर्फ पानी अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। तुम्हें अपना वाटर गोल हिट करने की कोशिश करनी है, यानी कि हर 3 या 4 घंटे के गैप में तुम्हें 1 लीटर पानी पीना है। तो हो सकता है तुम 3 लीटर पियो या 4 लीटर पियो, 2-2.5 लीटर भी ठीक है, जो भी तुम्हें हाइड्रेटेड रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रेटेड रहना है और इतना पानी पीना है। ज़्यादा पानी पियो तो थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, बट दैट्स इट।
अब जो मील की फ्रीक्वेंसी है वो मेजर चैलेंज है हमारा, क्योंकि हमें 3 से 4 मील लेनी है, मिनिमम 3 मील तो लेनी ही लेनी है, और वो तुम स्किप नहीं कर सकते। दैट इज़ इट। यही है हमारा अगला चेंज जो होने वाला था वीक 7 और 8 का। एंड रेस्ट के मामले में ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आगे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये चेंजेस, अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला चेंज था वो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को रेस्ट देता है, तुम्हारा खाना पच जाता है, तुम्हारा इंसुलिन नीचे आ जाता है और तुम्हारी बॉडी फैट बर्निंग के स्टेट में वापस जाने लगती है जैसे ही इंसुलिन नीचे आता है। उसके बारे में तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को रेस्ट मिलेगा तो बॉडी अगेन रिकवरी के जोन में जाएगी, क्योंकि इंसुलिन नीचे है जिसकी वजह से फैट बर्न हो रहा था। और इसी वजह से ये एक चेंज है जो इस डिपार्टमेंट में है, रेस्ट और रिकवरी के। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और खाने के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग लोगों के लिए होता है और सबसे ज़्यादा ईजी इस चीज़ को हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला चेंज जो वीक 1 में हम करेंगे वो है ट्रैक करना। हमें अपने खाने को ट्रैक करना है। पेपर पेन लेके करो, किसी ऐप में करो, जैसे करना है करो, लेकिन तुम्हारे पास ये डेटा होना चाहिए कि तुमने किस दिन क्या कितना खाया है, कितनी बार खाया है। कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ कम नहीं करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना, चुपचाप सिर्फ ट्रैक करोगे। हम 2 हफ्ते हर हफ्ते चेक करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस बिल्ड हो, खाने के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो। यहाँ पे गिल्ट हटाने की कोशिश करेंगे हम खाने की वजह से। जो लोगों को आता है कि मैंने ये खा लिया अब मैं मोटा हो जाऊंगा गलत कर दिया था ना मैंने। खैर, तीसरे हफ्ते से हम दूसरी हैबिट ऐड करेंगे, वो है वाटर। तुम्हें अपना वाटर इनटेक पूरा करना है, जितना भी तुम्हारी बॉडी का हो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम हाइड्रेटेड हो तो तुम्हारी सुसु जो है वो या तो क्लियर होगी या हल्की सी येलो होगी, विच मीन्स कि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो पी सकते हो, ज़्यादा सुसु आएगी और कुछ नहीं, थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दैट इज़ इट। हाइड्रेटेड रहने के लिए जितने में तुम्हारी सुसु क्लियर या हल्की येलो हो जाए, यू आर गुड टू गो। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज में, जहाँ पे वीक 5 और 6 की हैबिट जो तुम ऐड करोगे वो है प्रोटीन इंटेक। तुम्हें अपना बेयर मिनिमम प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, जो कि तुम्हारा जितना भी वेट है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके निकल जाएगा। मेरे लिए मेरा बेयर मिनिमम है 66 ग्राम्स, क्योंकि मेरा वेट 66 किलोज़ है। अब प्रोटीन के बारे में ये वाला वीडियो देख सकते हो, प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, नहीं है। खैर, तुम्हें ये करना है अगले 2 हफ्ते तक, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अवेयरनेस बिल्ड करने में प्रोटीन के बारे में, कि कौन से सोर्सेज प्रोटीन के हैं, कौन से नहीं है। इस पर एक और वीडियो में बनाऊंगा, कहाँ से तुम्हारा प्रोटीन आता है, तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वीगन हो तो, और ये वाला वीडियो तो तुम देख ही सकते हो। दैट्स इट। अगला जो चेंज होने वाला है जो है वीक 7 और 8 में, वहाँ पे तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना खाना है। तुम गूगल या जीपीटी से पूछ सकते हो उसको अपना हाइट, वेट, एज, जेंडर और एक्टिविटी लेवल्स बता के कि तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो अगर तुम खाओ अपने एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से तो ना तुम्हारा वेट कम हो ना तुम्हारा वेट ज़्यादा हो। अब तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज ही खाना है। 2000 आया, अगर 2000 आया है तो तुम्हें 1900 से 2100 के बीच में ही खाना है। नीचे तो जा ही नहीं सकते, ऊपर जाने की कोशिश करना कि ना जाओ। दैट इज़ इट फॉर फेज नंबर 2। आई नो मेंटेनेंस कैलोरीज खाना डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे भी तुम्हें कुछ एलिमिनेट नहीं करना है अपने खाने से। डेयरी मिल्क वगैरह कुछ हटाना नहीं है, जो खाना है तुम्हें खाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बॉडी यहाँ तक आते आते तुम्हारी बॉडी रिकैलिब्रेट तो होने ही लगेगी, तुम्हें चेंजेस दिख रहे होंगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलने लगा होगा। तो इसीलिए इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं फेज़ 3 में, यानी कि वीक 9 और वीक 10, जहाँ पे तुम्हें अगेन कुछ खाने से हटाना नहीं है, कम नहीं करना है, तुम्हें रिप्लेस करना है, जो कि अगला चेंज होने वाला है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज ही खानी है तुम्हें अगले 2 हफ्ते तक। लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो भी तुम्हारा जंक फूड तुम्हें तुम्हारी अवेयरनेस से पता चला खाना ट्रैक करके कि ये अच्छा है, ये नहीं है, ये तेल में बनता है, जैसे भी जिस वजह से भी जो भी खाना तुम्हें लगता है कि ये ख़राब होता है तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हें उसे रिप्लेस करना है हेल्दी फूड से। खाना अगेन मेंटेनेंस ही है, विच इज़ 2000 या जो भी तुम्हारा मेंटेनेंस नंबर तुम्हारा गूगल या जीपीटी बताता है, लेकिन उसे रिप्लेस करना है। अब 2 हफ्ते नहीं करना है, तुम एक दिन कुछ भी खाओगे लेकिन मेंटेनेंस पे खाओगे, और एक दिन तुम कोशिश करोगे कि तुम उसे रिप्लेस करो, ताकि तुम्हारी अवेयरनेस भी बिल्ड होगी और तुम्हें वो हैबिट बिल्ड करने में भी हेल्प करने वाला है। और जैसे ही अवेयरनेस बिल्ड होगी, तुम डिसीजन मेक करने में थोड़े माहिर हो जाओगे कि कभी भी तुम अगर कहीं बाहर जाओ तो तुम्हें क्या रिप्लेस करना है जंक फूड से, ताकि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज या कैलोरी गोल भी हिट हो और तुम्हारी पसंद का भी हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई वीक नंबर 9 और 10 के लिए। अब मेन पार्ट आता है, क्योंकि अभी तो तुम मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही खा रहे थे, अब तुम्हें कैलोरी डेफिसिट शुरू करना है।
ओके यहाँ का वीडियो करप्ट हो गया था इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम रिप्लेस करना सीख चुके हो। यहाँ पे एक क्रूशियल स्टेप है जो चाहो तो तुम कर सकते हो, जिससे ना केवल अगला स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा जहाँ कैलोरी डेफिसिट करना है, बट इससे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन भी 10,000 गुना बेटर हो सकता है अगर तुमने ये सक्सेसफुली फॉलो कर लिया तो। जो है शुगर एलिमिनेट करना 21 दिनों तक। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है, या अभी तक तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया होगा, तुम ऐसे बहुत सारे स्टेप्स कर चुके हो जो डिफिकल्ट थे मेंटली, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। बट बात ऐसी है, इससे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तुम्हारा टेस्ट बड रीसेट हो जाएगा। दूसरा तुम्हारी शुगर टॉलरेंस रीसेट हो जाएगी, यानी कि जहाँ पहले तुम्हें 4 चम्मच शक्कर खानी पड़ती थी सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि ये थोड़ा तो मीठा है, अब तुम्हें वही सटाइटी या वही सेटिस्फैक्शन 1 या आधा चम्मच शक्कर खाने में ही मिलने लगेगा। अपने आप तुम्हारा शुगर इंटेक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें शुगर की क्रेविंग्स भी कम होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे शुगर से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं है, ना मैं ज़्यादा मीठा खाना प्रेफर करता हूँ। उसके पहले मैं बहुत मीठा खाया करता था। अब मैं अपना दूध भी फीका, मतलब बिना शक्कर के पीता हूँ, बट वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करूँगा। बट ये चैलेंज है 21 दिन तक। अगर तुमने ये कर लिया वेल एंड गुड, नहीं भी करना चाहो तो तुम इसे स्किप कर सकते हो। बट जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, अगर तुमने वो सारी चीज़ें फॉलो करी, मैं गारंटी दे सकता हूँ उससे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। एंड दैट इज इट। अब तुम्हें कैलोरी डेफिसिट शुरू करना है, जो कि होगा वीक 11 और 12 पे। अब हर हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी से 100 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है, यानी कि हर हफ्ते या 2 हफ्ते में तुम 100 कैलोरीज माइनस करते जाओगे अपने खाने से। अगर तुम 2000 खा रहे थे तो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद तुम 100 कम करके 1900 खाओगे। बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, वेरी गुड। जब तक नहीं होते चेंजेस दिखना बंद, तब तक तुम कंटिन्यू करोगे। फिर तुम 100 कैलोरीज और कम करोगे। ऐसे करते करते मैक्सिमम तुम 500-600 कैलोरी का डिफरेंस क्रिएट करोगे। अगर तुम्हें 20-25 किलो से ज़्यादा लूज़ करना है तो तुम मैक्सिमम 1000 कैलोरीज के डेफिसिट तक जा सकते हो, बट दैट शुड बी इट। अब ये हो गया एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलने की कोशिश करूँगा इस वीडियो पे और एलैबोरेट डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। आई होप एंड आई नो मैंने बहुत वैल्यू ऐड करी है। कमेंट्स में मोटिवेट कर सकते हो, थम्स अप या अपने डाउट्स पूछ के। मैं तुमसे मिलूँगा अगले वाले में। ओके बाय।